जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में हज़ारों क्या लाखों अलग अलग तरीके होते हैं पैसा बनाने के। यहाँ पर एक केस स्टडी जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जहाँ एक रिटेल इन्वेस्टर ने थोड़ा सा ठसन ले लिया। ठसन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हर 50 रुपये की गिरावट पर क्वांटिटी को डबल करने की स्ट्रैटेजी इन्होंने ठान ली। अब ये जिनकी केस स्टडी है वो मेरे मित्र ही हैं और इस समय यहाँ पर मौजूद भी हैं। सो ये केस स्टडी एक ख़ास है मेरे लिए भी, और मुझे लगा कि इस केस स्टडी से एक रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन मिल सकती है, अच्छी स्ट्रैटेजी के बारे में पता चल सकता है। और ये जो ठसन की मैंने बात करी, क्या ये करना सही है स्टॉक मार्केट जैसे खतरनाक खेल में, जहाँ पर पैसे पर बहुत ही ज़्यादा रिस्क होती है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए फैक्ट्स लेकर आया हूँ, कुछ इंस्पिरेशन लेकर आया हूँ, मोटिवेशन लेकर आया हूँ, उसी के साथ एक अच्छा इनपुट देने वाली स्ट्रैटेजी और मेरा अपना व्यू पॉइंट जो वीडियो के कंक्लूजन सेक्शन में रहता है, वो सब लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। 2012 के वैलेंटाइन डे के बाद ही मेरे मित्र को एक कंपनी से खासा लगाव हो गया जिसका नाम है टाटा स्टील। इस कंपनी के शेयर्स में इन्होंने ये ठसन करने का एक डिसीजन ले लिया, जहां पर जैसे मैंने कहा कि हर 50 रुपये की गिरावट पर क्वांटिटी वो डबल करेंगे। अब देखिए, स्टील सेक्टर के अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होती है। डिमांड सप्लाई की तो होती है, लेकिन उसी के साथ चाइना से रिस्क होती है, कमोडिटी प्राइसेस की रिस्क होती है, यहाँ तक शुगर सेक्टर, ऑयल सेक्टर, इन सेक्टर्स पर कमोडिटी का एक प्राइस इम्पैक्ट जो रहता है वो सीधा इनके स्टॉक प्राइसेस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल देता है। और ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहता है, क्योंकि आप सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं देख रहे हो। मतलब स्टॉक मार्केट जब नीचे जाता है तब भी हो सकता है कि इन कंपनियों के स्टॉक्स पर इम्पैक्ट पड़ता है, जो एक नेचुरल सी बात है। लेकिन कभी कभी स्टॉक मार्केट कंसोलिडेटेड फेज में रहता है या बुल रन में रहता है, तो कमोडिटीज़ के वजह से इन पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स पर भी इम्पैक्ट आता है। तो मल्टीपल चीज़ें ट्रैक करनी होती है। अब यहाँ पर पहले मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप ये एक्सेल देख पा रहे हो, यहाँ पर 15 फरवरी 2012 इमीडिएट वैलेंटाइन डे के एक दिन बाद से ये मोहब्बत का किस्सा शुरू हो चुका। तो यहाँ पर जो परचेज रेट था 440 का था, क्वांटिटी 50 की थी। 50 रुपये नीचे इमीडिएट ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर ही उनको मिल गया 390 रुपये का रेट और 100 की क्वांटिटी। 28 अगस्त 2012 में 340 का रेट मिला, क्वांटिटी डबल हो गई, 200 की हो गई। 25 मार्च 2012 में 290 का रेट, 50 रुपये नीचे अगेन, क्वांटिटी अगेन डबल, 400। और ये आप ऐसा मत समझिए कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, जिससे हम ये समझ लेंगे कि अगर एक बिगिनर हो आप, और अगर आपका इतनी बड़ी क्वांटिटी में, इतनी बड़ी साइज़ में काम करने का गट फीलिंग नहीं है, या आपका असेट एलोकेशन आपको परमिट नहीं करता है, आपका रिस्क प्रोफाइल उस हिसाब का नहीं है, तो कैसे किया जा सकता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर 13 जून 2013 में 240 पर, यहाँ पर 800 की क्वांटिटी। फिर 2 अगस्त 2013 में यहाँ पर 190 रुपये का रेट और 1600 की क्वांटिटी। कुल मिलाकर यहाँ पर 3150 शेयर्स इनके अक्यूमुलेट हो गए। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, हर बार का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो मेंशन है। कुल मिलाकर 7.5 लाख रुपए के आसपास का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनका हुआ। अब ये बिल्कुल आपको LIC के किसी प्लान के जैसे टेबल दिख रही होगी। मैंने सिंप्लीफाई करने की इसको पूरी कोशिश की है। इस तरीके से प्रेजेंट करने का एक अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ सके जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है। आप इस वीडियो की क्वालिटी हाई करके देखिएगा। अगर आपको नंबर्स क्लियरली विजिबल नहीं हो रहे हैं स्क्रीन पर, तो थोड़े हाई क्वालिटी में अगर आप देखोगे तो नंबर्स जो है वो क्लियरली आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर डिविडेंड की डिटेल्स है, ये पूरा सेक्शन डिविडेंड का है। 2012 में 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से 1800 रुपये का डिविडेंड आया, क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटिटी थी वो केवल 150 की थी। 2013 में 8 रुपये का डिविडेंड मिला, कुल मिलाकर 12,400 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर मिल गया, क्योंकि यहाँ पर भी जो क्वांटिटी थी वो इसका पूरा सम थी। 2014 से लेकर जो भी यहाँ पर क्वांटिटी थी वो कांस्टेंट थी 3150। ठीक है, 10 रुपया जैसे कि डिविडेंड मिला तो 31,500 रुपया हो गया, 8 रुपया मिला तो 25,200 हो गया। इस प्रकार से जो है वो डिविडेंड मिलता रहा। करीबन 2,36,275 रुपये का डिविडेंड इनको प्राप्त हुआ।
कुल मिलाकर 90 रुपये का डिविडेंड था। 2018 में राइट इशू भी आए थे, लेकिन उस चीज़ को अलग रख देते हैं, यहाँ पर इसे मिक्स नहीं करते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को बड़ा सिंपल ही रखेंगे हम लोग कि किस हिसाब की बाइंग थी और आज किस हिसाब की उसकी मार्केट वैल्यू है। अब उस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा। अब देखिए, करंट मार्केट प्राइस 1104 रुपये पर क्लोजिंग हुई है टाटा स्टील की। अगर मैं 28 मई 2021 की बात करूँ तो यहाँ पर क्वांटिटी की बात करें तो 3150, जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि इतनी क्वांटिटी इनकी जमा हो चुकी है। डिविडेंड इनको कुल मिलाकर मिला 2,36,000 का। मार्केट वैल्यू इनकी है 34 लाख से भी ज़्यादा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर वेल्थ गेन हम देखें तो यहाँ पर करीब करीब 30 लाख रुपए जितनी वेल्थ गेन हो चुकी है। अब कैसे ये 30 लाख बने हैं ये भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ए क्या है? ए है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब है कि आज जो प्राइस है और जो क्वांटिटी हमारे पास पड़ी है उसके साथ मल्टीप्लाई अगर हम इसको करेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। बी है डिविडेंड रिसीव्ड। आज तक जो डिविडेंड रिसीव था, जो वो LIC जैसी दिखने वाली टेबल मैंने आपको भी दिखाई थी, तो वो हो गया डिविडेंड रिसीट। सी है टोटल इन्वेस्टमेंट, जो पैसा इनका लगा जब भी इन्होंने ये टर्शन किया था, जैसे ये बाइंग करते जा रहे थे, तो जो पैसा इनको इन्वेस्ट करना पड़ा ये वो है। अब A + B - C करेंगे तो ये वेल्थ गेन आ गया, जो करीब करीब 30 लाख रुपए के आसपास है। थोड़ी सी कम है, लेकिन आप मान सकते हो कि करीब करीब 30 लाख रुपए के आसपास है। अब ये दिखने में केस स्टडी बड़ी सिंपल लग रही है दोस्तों, लेकिन काफ़ी बार जीवन में ऐसे पड़ा हुआ है जहाँ पर हमने ये सोचा कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स को बेच देना चाहिए। कोई पर्सनल ऐसे खर्चे आ गए थे, कई बार ऐसी इमरजेंसीज आ गई थी, कई बार डर लगने लगा था। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपका कन्विक्शन अच्छा है, आप किसी कंपनी के बिजनेस पर भरोसा करते हो, और ख़ास करके ऐसी कंपनियां जो सर रतन टाटा के नेतृत्व में आती हैं। अभी सर रतन टाटा, अजीम प्रेम जी, ये ऐसे लोग हैं जो केवल अच्छा बिजनेस करना नहीं जानते हैं, बल्कि इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होती है। चाहे आप अजीम प्रेम जी की बात कर लीजिए या रतन टाटा जी की बात कर लीजिए। हाल ही में मैंने ट्विटर पर भी ये पढ़ा कि टाटा स्टील ने एम्प्लॉयज़ के लिए एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस कर ली, जहां पर अगर किसी उनके एम्प्लॉय की, टाटा स्टील के एम्प्लॉय की कोविड-19 के वजह से डेथ हो जाती है, तो उस एम्प्लॉय के रिटायरमेंट एज तक, यानी कि 60 साल की एज तक, उनके परिवार को सैलरी मिलती रहेगी और इसी के साथ मेडिकल बेनिफिट्स जो भी कंपनी के होते हैं वो भी उनको मिलते रहेंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दोस्तों दिखाती हैं कि जो कंपनी का विजन है या जिनके नेतृत्व में कंपनी चल रही है, उनकी छवि क्या है सोसाइटी के लिए। क्योंकि पैसे आप, मैं और मेरे ये सज्जन दोस्त भी अच्छे कमाते होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम सोसाइटी की तरफ, ह्यूमैनिटी की तरफ अगर कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छी लाइफ तो बिल्कुल नहीं है। वैसे बढ़ते हैं दोबारा हमारे ही टॉपिक पर। यहाँ पर जैसे कि आप चार्ट भी देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि जर्नी ईजी नहीं थी जितनी पेपर्स पर दिख रही है। तो 15 फरवरी 2012 में ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। उसके बाद ये लाइन आप देख पा रहे हो, देखिए कैसे कैसे ये लाइन गई है। यहाँ पर 2016 में 200 रुपये के नीचे के भी भाव थे। यहाँ पर एक टाइम पर 700 रुपये के आसपास के भी भाव आ गए, जो एक डिसेंट रिटर्न था। और आज जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर 1100 रुपये से ज़्यादा के भाव हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के। इस समय पर मेरे इन मित्र ने मुझसे आकर काफ़ी अच्छा सजेशन मांगा है, पूछा है कि क्या मैं कंपनी के स्टॉक्स बेच दूँ। अब मेरा जो अपना ओपिनियन होता है, पर्सपेक्टिव होता है, वही मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ और वही मैं इनके साथ भी शेयर करूँगा। देखिए, मेरे हिसाब से पहली चीज़ ये है कि क्या इनको पैसे की आवश्यकता है, तो वो सीधी सीधी बात है, उसका जवाब है नहीं, क्योंकि वो ये मुझे बता चुके हैं। दूसरी बात ये है कि क्या टाटा स्टील का जो शेयर प्राइस है वो यहाँ से और बढ़ेगा। अगर ये बात मैं जानता, ये बात मुझे 100% मालूम होती, तो लक्ष्मी और कुबेर का जो पूरा ठिकाना है वो आपको मेरे ही घर पे मिलता, मेरे ही तिजोरी पे मिलता। तो यहाँ पर हम एक रैशनल डिसीजन को लेने की कोशिश करेंगे। इनकी जो इन्वेस्टमेंट रही 7 लाख रुपए के आसपास की, उस पर अगर एक नॉर्मल उस टाइम का बैंक का इंटरेस्ट पकड़ें तो 8% के आसपास था। 2012-13 में उस प्रकार के रेट ऑफ इंटरेस्ट चलते थे अगर आपको रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए तो। इनके हालांकि पूरी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर इन्होंने 20% से ज़्यादा का CAGR ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो अभी ऑन पेपर है, बुक्स में अब रियलाइज़ नहीं किया हुआ है। तो जो 8% है, यानी कि करीब करीब
15 लाख रुपए का वो अमाउंट ठहर रहा है, उतने के स्टॉक्स जो है वो सेल किए जाए, प्रॉफिट को बुक किया जाए। इस प्रकार का मैंने ओपिनियन जाहिर किया है, डिस्कस किया है इनके साथ। लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सब वीडियो देख रहे हो, आप सब मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हो, आपका तजुर्बा कुछ अलग हो सकता है। इसीलिए आप भी अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करें और एक अच्छा रैशनल डिसीजन नीचे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर लिखिए, ताकि ये जो स्ट्रैटेजी है केवल शायद मेरे मित्र की नहीं हो सकती है, काफ़ी दूसरे लोगों की भी हो सकती है, शायद इस कंपनी के स्टॉक के साथ नहीं हो सकती है, किसी अलग कंपनी के स्टॉक के साथ हो सकती है, तो उनको ये हेल्प मिल सके। और मैंने इंट्रो में कहा था कि ऐसे टाइप के ठशन करना क्या सही है कि नहीं है, तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ। यहाँ पर अगर आपको लीडरशिप पे भरोसा है, अगर आप जानते हो ऐसे पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस जो फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा डिमांड में रह सकता है और हमेशा इस पर्टिकुलर कंपनी को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि यहाँ पर अलग स्ट्रेटेजी बनाकर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए करेज चाहिए, उसके बाद उसे होल्ड करने के लिए पेशेंस चाहिए। दो चीज़ें हैं, तो मेरे हिसाब से कोई भी स्ट्रेटेजी गलत नहीं है। जो भी स्ट्रेटेजी आपको रिवॉर्ड दे रही है वही एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी बनती है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड रूल्स हमेशा नहीं होते हैं। यहाँ पर वेरिएबल स्ट्रेटेजीज़ होती हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजीज़ आपको अलग अलग समय के अनुसार क्रिएट करनी होती है और उसके हिसाब से ही आप लंबी अवधि में किसी भी कंपनी में लंबा पैसा ज़रूर बना सकते हो। अब एक और कंसर्न आ सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर क्या 7.5 लाख रुपए लेके आएगा। अब इसका सिंपल आंसर मैं आपको दूंगा, मैक्स को यूज़ करेंगे, यहाँ पर सिंपल मैक्स के फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे और बड़ी ही सिंपल सी चीज़ करेंगे हम। ये जो 440 आप परचेस रेट देख रहे हो ये तो कांस्टेंट है, जो बाज़ार भाव था उसे तो चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई छोटा निवेशक है मेरे और आपके जैसा, तो सिंपल एक ज़ीरो निकाल दीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 315 की क्वांटिटी, ठीक है। मैं यहाँ पर मार्किंग्स भी कर लेता हूँ आपके लिए, थोड़ा अच्छे से हम इसको कनेक्ट करके समझेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। बाय द वे मैं आपको बता रहा हूँ, हम खुद को कहते हैं छोटे निवेशक क्योंकि हमारे पास कैपिटल छोटी होती है, ठीक है, और करेज लिमिटेड होती है। एसेट एलोकेशन के हिसाब से ही इक्विटीज़ में पैसे रखने हैं, अपना पीएफ निकाल कर तो शेयर्स नहीं खरीदेंगे और वो खरीदने भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी क्वांटिटी हो गई 5, 10, 20, 40, 80, 160, तो 315 शेयर्स हो गए, 315 शेयर्स हो गए। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 74,100 का हुआ। लेकिन यहाँ पर जो हमने स्ट्रेटेजी यूज़ करी थी, अगर ऐसा एक छोटा इन्वेस्टर करता है, ठीक है, तो अमाउंट का ये जो टिकट आइटम आप देख पा रहे हो, यानी कि 2,000, 3,000, 7,000, 11,000, 19,000, 30,000, ये डूएबल है, पॉसिबल है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेनी है और उसे कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ छोटी क्वांटिटी में काम करना है। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है, ये किया जा सकता है। तो आप अक्सर कहते हो कि सर हमेशा बड़े निवेशकों की बातें करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक ज़ीरो हटा दीजिए, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजीज़ को। अपनी क्वांटिटी जो है वो आपके हाथ में होती है, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से होती है, जो आपको तय करनी होती है। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये जो मेरे मित्र ने किया है उसी पैटर्न में हमें करना चाहिए। अभी 1100 से हम लोग इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैं अगेन आपके साथ इस चीज़ को थोड़ा सा बारीकी में डिस्कस करना पसंद करूँगा, क्योंकि हो सकता है 1100 से दोबारा एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 तक चला जाए। तो अगर आपने वर्स्ट सोचा हुआ है तभी ही आप ऐसे किसी ठशन को कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे जो मित्र हैं उनको मैं जानता हूँ, उन्होंने ये पर्टिकुलर कैपिटल, एक बिग साइज कैपिटल जो था वो साइड रखा था इस इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर उनका जो रिस्क प्रोफाइल है उन्हें अलाउ कर रहा था इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए, और इनके पेशेंस भी अच्छे थे, जो आपने देखा, जिन्होंने 700 रुपये भी नहीं बेचा और आज जाके वो सोच रहे हैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट को घर ले जाए। तो ये जाहिर सी बात है कि इनके पेशेंस काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी पर कन्विक्शन और भरोसा भी काफ़ी अच्छा रहा है इनका। तो हर कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता है। इनफैक्ट मैं खुद 25%, 20% CAGR पर मैं प्रॉफिट बुकिंग यूजुअली कर देता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। तो हर किसी का स्वभाव अलग अलग हो सकता है, मैं वो कह रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मैं कोई आपको यहाँ पर स्टॉक टिप देने के लिए नहीं बैठा हूँ, एक एजुकेशनल कंटेंट आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको इंस्पिरेशन मिल सके, मोटिवेशन मिल सके कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप लंबी अवधि में शांति से एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर ज़रूर पैसा बना सकते हो।
तो यही था कुछ इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स अगर आपको देखना पसंद है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे पर्सपेक्टिव्स अगर आपको पसंद आते हैं तो हर महीने एक यूनिक स्टॉक में चुनता हूँ जिसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। ज्वाइन बटन को दबाकर आप मेंबरशिप लेके उन वीडियोस का एक्सेस आराम से पा सकते हो, उन वीडियोस को देख सकते हो और वहाँ पर जो पर्सपेक्टिव है मेरा वो भी आपको जानने के लिए मिलता है। तो करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।